आज का हमारा मौजू है कि वालिदैन जो बच्चों की हर ख्वाहिश को, हर ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं और वो करते हैं, और अगर ना कर पाए या किसी वजह से ना हो जाए तो वो गिल्ट में चले जाते हैं। ये जो हसास पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चों के लिए सब कुछ करना है और मैक्सिमम करना है और करते ही चले जाना है, नो मैटर कि बच्चे के लिए सही है गलत है, बस बच्चे को चाहिए करना है। ये टॉय भी ले दो, ये चीज़ भी ले दो, उसकी ख्वाहिशात पूरी करते चले जाओ, वो जो कह रहा है उसकी बात मानते बच्चे को कुछ कहो ना बस, क्योंकि अगर बच्चे को वो ना कुछ कहो और ना किसी को कहने दो। ये बड़ा अक्सर देख रहे होते हैं कि अम्मा और अब्बा दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि अगर दोनों में से एक भी अगर बहुत सेंसिटिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से बच्चे की परवरिश पे इसका बड़ा असर होता है कि उससे होता है कि मुझे तो रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, मुझे किसने मना करना है, तो वो गलत आदत की तरफ भी जा रहा होता है। तो ये हैबिट्स छोटे होते से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है बच्चों के अंदर। आप भी हमें कॉल ज़रूर करें आज और आप हमें ज़रूर बताएं क्या ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपने किया, क्या आप एक हसास पेरेंट हैं या आपका कोई भी या आपका पार्टनर एक हसास पेरेंट है। ये भी एक बड़ा चैलेंज ज़रूर होता है। तो आप हमें कॉल ज़रूर करें। हमारे साथ वजिया ज़फ़र मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वजिया? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वजिया, हसास पेरेंट्स, इसका बच्चे की परवरिश पे कितना असर होता है? देखिए, हसास पेरेंट जैसे आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में भी मेंशन किया कि बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बच्चे को वो इस तरह से प्रोटेक्टिव होते हैं कि एक तो होता है ना कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, ये वो टाइप है जिसको हम परमिसिव पेरेंटिंग कहते हैं कि बच्चे को फुल ऑन उसकी एज दे देते हैं कि आप कोई भी डिसीजंस लें, बच्चे को उसकी लाइफ में उसके डिसीजंस लें, और बहुत कम एज में। लाइक बच्चा अगर कोई टॉय मांग रहा है जैसे आपने मेंशन किया तो दे देंगे, कोई जिद कर रहा है पूरी कर देंगे, कि बच्चे को अगर मना करेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी ख़राब होगी, राइट। अब ये सबसे डेंजरस पेरेंटिंग स्टाइल है और क्लिनिक में भी सबसे ज़्यादा केस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो इसी तरह की पेरेंटिंग की हो रहे हैं। अच्छा, क्यों डेंजरस है? इसमें बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, कोई पेरेंटिंग के अंदर कोई फॉल्ट बच्चा मेंशन नहीं करता कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दुनियावी उसकी चीज़ें हैं वो वर्स्ट होती हैं, उसके इतने ट्रामाज होते हैं। स्पेशली लड़कियों के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। उनको मेंटली इमोशनली स्टेबल करना पड़ता है, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो फीमेल्स में देखा जाए तो उसमें हैंडलिंग बचपन से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस तरह के केसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब्यूज़ के केसेस, रेप के केसेस भी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं जिसमें पेरेंट्स ने जो है सेफ्टी नहीं सिखाई बच्चे को, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इन्हें स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं आती, क्योंकि इनकी हर नीड्स पूरी हो रही हैं, तो उनके लिए ना फाइट करना पड़ा है ना इनको लर्न करना पड़ा है। तो उससे क्या होता है कि इनकी कोपिंग मैकेनिज्म जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कोपिंग स्किल्स नहीं ये लर्न कर पाते। इससे जब कोई स्ट्रेस आता है तो फ़ौरन डिप्रेशन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो परमिसिव पेरेंटिंग है उनके जो बच्चे हैं उनकी डिप्रेशन एंजाइटी के केस रिपोर्ट हुए हैं। सो मैं इस पेरेंटिंग को सबसे डेंजरस, और सिर्फ मैं ही नहीं, ये रिसर्च बेस्ड है, इसके जो है नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके बरक्स अगर हम पेरेंटिंग स्टाइल देखें अथॉरिटेटिव, ये स्टाइल बहुत अच्छा समझा जाता है, जिसमें पेरेंट्स सेफ्टी को भी देखते हैं, जिसमें पेरेंट्स बच्चे को रूल्स भी सिखाते हैं, गाइडलाइंस भी सिखाते हैं, पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट भी रखते हैं, लेकिन साथ साथ बच्चे की जो है पॉजिटिविटी को भी लेके चलते हैं, इमोशंस को भी लेके चलते हैं। देखिए, अब जो पेरेंटिंग है ना वो मिक्स ब्लेंड करके आपको करनी पड़ती है। अगर आप एक ही स्टाइल रख लेंगे, परमिसिव स्टाइल अगर आपने रख लिया, या फिर आपने एक स्टाइल रख लिया जिसमें अथॉरिटेरियन स्टाइल है, आप बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, ये दोनों तरह के स्टाइल जो है ना बच्चे की पर्सनालिटी को तबाह करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स जो है अपने रोल को देखें कि हमने कहाँ ब्लेंड करना चाहिए। आपने एक चीज़ ऐड की कि अगर एक पेरेंट जो है वो परमिसिव है, राइट, और दूसरा जो है वो अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि मैं तो रूल्स बनाती हूँ लेकिन जो फादर हैं नहीं कराते जी, यस, इम्प्लीमेंट नहीं कराते। अच्छा, इसमें देखें हम पर्सनालिटी को चेंज भी नहीं कर सकते किसी दूसरे पर्सन की। हम समझा सकते हैं, एज अ पार्टनर आप समझा सकती हैं, बता सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज। उसमें क्या आपस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक रूल रख लें कि बच्चे के सामने उस पर तजाद नहीं करें, ये सबसे अहम पॉइंट है। यस, आप कंपैरिजन नहीं करें, आपस में जो है जो कन्फ्लिक्ट है वो बच्चे के सामने नहीं करें। एक कॉलर भी हैं, काशिफ है मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका हम न्यूज़ चैनल बहुत शौक से मैं देखता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल अटेंड की। तो बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। क्या कहना चाहेंगे? जी, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे जो है ना वो अभी मतलब कि आजकल के जो बच्चे हैं वो तो तकरीबन वो कहते हैं कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो। तो आपके बच्चे हैं काशिफ? जी, 2 बच्चे हैं। आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं?
नहीं, कोशिश करता हूँ कि जो उनकी जो है ना एक नजायज मतलब क्योंकि उनको उनके लिए जो चीजें अगर बंदा खुद घर में रख लेता है मिसाले अच्छी से अच्छी चीजें, फिर भी वो जिस तरह बोलते हैं कि पैसे ज्यादा से ज्यादा दें, तो ये भी उनके मतलब की नजायज ख्वाहिश है ना। आप क्या करते हैं जब बच्चा ज्यादा ख्वाहिश करे और आपको लगे कि नहीं पूरी करनी चाहिए, आप करते क्या हैं? तो फिर उनको एक दिलासा दे देते हैं ना कि ठीक है आप ये स्कूल चले जाएं, आप पढ़ लें, आप इस चले, ये बड़ा अहम पॉइंट है वजिया। हम अक्सर पेरेंट्स को देखते हैं कि बच्चे को डिसीव कर देते हैं। डिसीविंग है ना ये, कि बच्चे को आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ कर दूंगा, हालांकि आपने नहीं करना। ये जो बहुत से पेरेंट्स आजकल ये कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये क्या कर रहे हैं बच्चों के देखिए साथ? ये तो टेक्निक बहुत ही डेंजरस Yes. है, क्योंकि आपने बच्चे को जो है ना आपने अब वो चीज़ एक होप दे दी, अब वो आपको तंग करेगा उस पर बार बार, और अगर आप नहीं करेंगे आपको झूठा कहेगा, झूठा कहेगा या आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। Yes. दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूल्स और रेगुलेशन, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि आपको क्लियर रखने पड़ते हैं, बाउंड्रीज क्लियर रखनी क्लियर। पड़ती हैं। नो शुड बी नो। Yes, अगर आपने चीज बच्चे को नहीं लेकर देनी या नहीं मिल सकती, कहें नो। वो नहीं कि बच्चा रोएगा तो ले देंगे। यस, और इस पे रिसर्चेस भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ कि मेरा क्लिनिक में एक्सपीरियंस है तो मैं बात कर रही हूँ। पेरेंट्स इसको गूगल कर सकते हैं, इस पे रिसर्चेस इंटरनेशनल बेस कि बच्चे के साथ अगर आप बाउंड्रीज नहीं बना रहे तो वो बच्चा रूल्स और रेगुलेशन पे जब नहीं चलता, बिल्कुल उसकी ऐसे। पूरी डिसिप्लिन personality नहीं होगा खराब। किसी भी तरह से। अरसलान है जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मैडम से क्वेश्चन है कि काइंडली मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, तो वो बहुत ज्यादा जिद करता है। जिद्दी 1.5 साल का बच्चा वैसे क्या जिद करता है, वो जरा बताएं। जिद मतलब ये है कि छोटी सी बात के ऊपर ना वो नॉइज शो करता है और ज्यादा मूड बना लेता है, लेटना शुरू कर देता है, तो उसको मार पीट भी नहीं सकते। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि उसको किस अच्छा, जब वो जिद करता है 1.5 साल का बच्चा, आप क्या करते हैं? पूरी कर देते हैं जिद उसकी? नहीं, हम छोड़ देते हैं उसी तरह। फिलहाल उसको फ्री कितनी देर तक वो रोता है? शुरू कर देता है, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो फिर उसको उठा लेते हैं। अब बताएं जी, ये जो इनका रवैया ठीक है बच्चे के साथ? इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए 1.5 साल का बहुत ही छोटा बच्चा होता है, राइट? तभी मैंने पूछा जिद क्या करता है? करना उसका राइट है, वो जिद करेगा, राइट? लेकिन आप ये भी देखें ना कि वो जिद किन चीज़ों पे कर रहा है। उसकी बहुत बेसिक नीड्स होंगी। हो सकता है कि उसकी नीड या रिक्वायरमेंट ना पूरी हो रही हो और पेरेंट्स को जिद लग रही हो, क्योंकि एट टाइम्स इतने कम एज में पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे की कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 साल का मार्जिन देते हैं। हाँ, उस मार्जिन के अंदर आप 2-2.5 साल के मार्जिन के अंदर स्क्रीन या इस तरह की चीज़ें मत करें, ठीक है? और मैं एक और चीज़ भी नोट करी जो इशू आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अटैचमेंट की बात करते हैं, अगर जैसे हमारे यहाँ जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत कम हो गया है, तो उसमें ज़्यादातर इशू अटैचमेंट का आ रहा है। इस मामले में किस तरह से बच्चे को कंट्रोल किया जाए, देखिए डील किया इसमें जाए? ना बच्चे की एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्लान करें। पेरेंट्स ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें अब समझ नहीं आता बच्चे को स्क्रीन के अलावा क्या दें घर में, तो डेफिनेटली बच्चे के सामने माँ या बाप है या एक बहन या भाई हैं, उसकी पूरी दुनिया है वही है, ठीक है? अब बच्चा तंग भी ना करे, जिद भी ना करे, बच्चे के पास खेलने के लिए भी कुछ ना हो, तो बच्चा किधर जाए? लेकिन अच्छा, इन्हीं बच्चों में कोई एक बच्चा लाडला होता है, एक लाडला प्लस होता है। यस, ये जो लाडले वाली चीज़ है ना, ये पूरी पेरेंटिंग को भी, बच्चे की भी, उसमें नार्सिसिज्म के ट्रेट्स आ जाते हैं, बच्चे के अंदर बड़ी खुद पसंदी आ जाती है। और ऐसे बच्चे जो हैं, ये भी रिसर्च बेस है कि ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी डैमेज करते हैं, वो डैमेज करते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम का लेवल इतना हाई होता है कि वो हर एक को अपने से छोटा देख रहे लेकिन होते देखिए हैं। पेरेंट्स के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं ना, वो लाडला और लाडला प्लस हो, मतलब वो तो ऐसे ही होता है ना। लेकिन पेरेंट्स को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इन्हीं बच्चों ने आगे सोसाइटी में जाना है। ये बहुत अहम पॉइंट है, बच्चे को उस सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करना है। अच्छा वजह एक बात और, लड़का हो या लड़की, वैसे तो जरा एक डिबेट होती है जी, कोई डिफरेंस नहीं है, बट मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कि लड़कों की तरबियत ज़रा डिफरेंट अंदाज में होती है और लड़कियों की डिफरेंट अंदाज में होती है ज़रा, क्योंकि जेंडर का एक इम्पैक्ट तो होता है। ये ज़रूर गाइड भी कीजिए पेरेंट्स को कि लड़के और लड़की की तरबियत करते हुए किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखें कि अच्छा लड़की करते हुए ये चीज़ें ज़्यादा हों, लड़के के लिए थोड़ा डिफरेंट हो। अच्छा, लड़कों की पेरेंटिंग में ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब बच्चे आगे सोसाइटी में जाते हैं तो उनके डिसीजंस जो है ना, लॉजिकल माइंड एक्टिव होना शुरू होता है बहुत ज़्यादा। उसमें जब बच्चे की स्ट्रेस हैंडलिंग, कोपिंग मैकेनिज्म, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं ना, क्योंकि देखिए बच्चा, आप छोटी उम्र में आप देखिए गाड़ियों में या ब्लॉक्स, मुश्किल लॉजिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। और जो लड़कियों की पेरेंटिंग में मैंने मेजरली देखा, इमोशनल हैंडलिंग, गर्ल्स की इमोशनल हैंडलिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी की वजह से उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सेंसिटिविटी बच्चियों को हमेशा से बताई जाती है कि दे आर सेंसिटिव,
या फिर नेचुरली वो सेंसिटिव होते हैं? आई थिंक नेचुरली दे आर नॉट सेंसिटिव, बार बार बता के उनको सेंसिटिव बताने वाली चीज है एब्सोल्युटली राइट कि आप इसको हाईलाइट नहीं करें, ठीक है। हम जो बात करें एक जनरल कह रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं कह रहे। मतलब जनरली अगर हम देख रहे हैं ट्रेड्स के हवाले से जेंडर का एक फर्क तो आता है आपकी जो बात करें स्पेसिफिक जो आप इसको हाईलाइट नहीं कर सकते, करना चाहिए भी नहीं, ना लड़के को ना लड़के। कॉलर में दिलशाद है भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। दिलशाद साहब, बच्चे तंग करते हैं? सर जी मैं दिलशाद बात कर रहा हूँ भागलपुर से। जी दिलशाद सर जी तंग ये करते हैं जब मैं जी वालेकुम सलाम। दिलशाद साहब, सबसे पहले आपने करना है कि टीवी का वॉल्यूम करना है बंद, फिर होगी आपकी और मेरी बात, वरना हो नहीं पाएगी। और सबके लिए जो हमें कॉल करते हैं, टेलीविजन से आपने हमसे गुफ्तगू नहीं करनी, टेलीफोन पर ही करनी है। अब बताएं बच्चों से मुतालिक आपकी क्या इस वक्त परेशानी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी ये कोई नहीं है। इज्जत ये करता है जब मैं मेरी वाइफ उसको बोल देना कि आज बेटा स्कूल ये थके हो मदरसे जाते, बोलते नहीं मैंने स्कूल भी जाना है मदरसे भी जाना है, ठीक है। और आते ही बस खेलता रहता है, खाना बहुत कम खाता है, खेलता रहता है अपनी मर्जी से, और बस खाना बहुत कम खाते और खेलता बहुत ज्यादा है और पढ़ता भी है। जिद यही करता है कि मैंने स्कूल भी जाना है मदरसे भी जाना है। यानी सिर्फ और सिर्फ खाता नहीं है? खाता नहीं है। नलैन हुसैन मेरे बेटे का नाम है। अच्छा, क्या एज है उसकी? एज सर उसकी 6 साल है। कितने साल? 6 साल। 6 साल का बच्चा, नहीं अभी भी उसका 1-2 साल पहले स्कूल स्टार्ट हुआ होगा। अब वो खेलता है, अब वो खाने में कोई खास चीज खाने की फरमाइश करता है या कि बस वो कहता है खाना नहीं है, जो कि वैसे हर घर में होता भी है? रोटी कम खाते, एप्पल खा लेते हैं या कोई फल फ्रूट या बिस्किट वगैरह खा लेते। आप खुद टाइम पे खाना खा रहे हैं और बिल्कुल इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं? जी बेड के साथ खाना खाते हैं फिलहाल इस टाइम तो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर आप खुद भी आपकी रूटीन डिफरेंट हो पेरेंट्स की, तो बच्चों की रूटीन ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि आप बच्चों को डिक्टेट करें कि खाओ, आप खाएंगे साथ, बच्चा भी खा लेगा साथ। यस यहाँ पे देखिए हमारे खाने के पैटर्न्स बहुत पुअर हो चुके हैं। अगर खा रहा है बच्चा तो टीवी लगा हुआ है, खा रहा है बच्चा तो पेरेंट्स खुद चाह रहे हैं जल्दी जल्दी खा ले, 10 काम कर ले, तो माइंडफुलनेस पेरेंटिंग के अंदर खुद भी नहीं आ रही होती। अब वो 6 साल के हैं तो ऐसे बच्चे के लिए माइंडफुलनेस, घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, वो तभी माइंडफुल होगा। अब क्योंकि उसके ज़हन में 6 चीज़ें और चल रही हैं, मैंने खेलना भी है, मैंने पढ़ना भी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि अगर हमने खाना खाया तो हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, खेलने का टाइम रह जाएगा। बच्चे कहते हैं, बाकायदा आके कहते हैं। तो बच्चे का डेफिनेटली जब उसको लग रहा है मेरा टाइम कट हो रहा है, तो वो फिर उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, खाने को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। और पेरेंट्स जो हैं वो डिक्टेट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के ना चार्ट बनाएं घर में, स्पेशली जो एक्टिव बच्चे हैं उनका चार्ट बनाएं कि ये टाइम है आपने इस टाइम खाना है, इस टाइम, तो उसका माइंड जो है ना वो जो इधर भाग रहा है ना उसको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस का बताना भी बड़ा जरूरी है कि किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली वो भी प्रायोरिटाइज करेगा दिन में। तो शुमाइला हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, क्या कहना चाहेंगी? जी मैम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। शुमाइला क्या कहना चाहेंगी? जी मैम मैं अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं, यानी एक का 1 ईयर का डिफरेंस है, यानी एक 4 साल का, 2 3 साल के हैं। ठीक है, तो परेशानी क्या है? परेशानी बहुत बड़ी है। क्या परेशानी ये है कि मैम वो इतना लड़ते हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं। जी आपने फिंगर लगाई तो मैंने भी फिंगर लगानी है, बदला लेते लेते बात बढ़ जाती है। शुमाइला, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है और 3 साल का बच्चा है और आपस में लड़ते हैं। एक 4 साल का बच्चा मेरा और एक 3 साल का बच्चा, यानी 2 बच्चे मेरे हैं। अच्छा। और एक वो चाचू का बेटा है। अच्छा, तो सिबलिंग्स की रिवलरी ज्यादा है कि कजन्स की ज्यादा है? यानी 2 बच्चे तो मेरे हो गए ना, हम एक तो वो 2 बच्चे आपस में ज्यादा लड़ते हैं या वो 2 बच्चे अपने कजन से ज्यादा लड़ते हैं? अच्छा, वो 2 बच्चे जो मेरे दोनों बेटे हैं ना, आपस में दोनों भाई हैं, बनती उनकी भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी सेपरेट में उनको रख नहीं सकती कि आपको मैं सेपरेट खाना दूं, आपको सेपरेट, क्योंकि दोनों भाई हैं, उन्होंने इकट्ठे बैठना, उठना, सब करना। अच्छा, वैसे जनरली आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है? इन बच्चों के अलावा तो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात तो नहीं होती? थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि जी उनके बाबा आपस में लड़ते हो, मदर्स लड़ती हो, दादू वगैरह। चले इस पर राय लेते हैं। वजिया,
सिबलिंग्स राइवलरी हमने टॉपिक भी किया था वैसे ये, लेकिन बच्चों की आपस की लड़ाई और स्पेशली जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कजन्स की आपस में राइवलरी होती है, इसमें पेरेंट्स को डील कैसे करना चाहिए? बिकॉज नॉर्मली हम ये देखते हैं फिर कि वो बड़ों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों की लड़ाई बच्चों तक रहनी चाहिए, वो मिनट बाद ठीक हो जानी है। यस एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि पहले पेरेंट्स जो है ना ओबियसली तंग पड़ते हैं, आपको उलझन भी होती है। और जो आपने सास कहा कि सास जो है इसमें सेंसरी इशूज़ भी कहते हैं कि ऊंची आवाज़ से या इस तरह लड़ाइयों से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आपको अपनी सेंसिटिविटी को भी देखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ओवर सेंसिटिव हैं तो आप कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना सिखाते हैं। इस एज में बच्चे को 4 साल के बाद 5 साल के बाद कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। यानी उस चीज़ को डिस्कस किया जाए बच्चों के साथ बैठ के कि अच्छा ये इशू था, लेट्स सॉर्ट इट आउट, जिससे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। और किसी की साइड ना ली जाए, ये बड़ा जरूरी होता है, वरना अपने अपने बच्चों की साइड लेना शुरू कर दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की उसमें जिसकी गलती है उसको बिल्कुल कहा जाए कि आपकी गलती है एंड यू शुड अपॉलोजाइज। उसमें एक्सप्रेशन पूरा दिया जाए, क्योंकि एट टाइम्स हो सकता है कि पेरेंट को लग रहा है ये गलती है लेकिन बच्चे के नजदीक वो कुछ और। एग्जैक्टली। कॉलर हमारे साथ है जी, रिमशा है सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम रिमशा, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। जी रमशा, बच्चों ने क्यों इतना परेशान कर दिया? अगर आपने कॉल किया तो फॉर श्योर एक इशू होगा। नहीं, दरअसल जिद काफ़ी ज़्यादा करते हैं और खाने पीने में भी काफ़ी ज़्यादा जिद होती है, समझ नहीं आती कि उन्हें क्या खिलाएं। ये अभी भी जिद कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो जिद छोड़ दें। एज क्या है? एज एक की 2 years है और एक की जो है ना 1 year है। मैं वाकई परेशान हो गया हूँ आज। I want to add something. प्लीज डू। 1 साल 2 साल 4 साल और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कॉल्स कितनी आ रही है, इससे ज़्यादा हम क्लिनिक में देख रहे होते हैं। अब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जनरेशन चेंज हो चुकी है। ये जो जनरेशन है दे आर अ वेरी शार्प एंड स्मार्ट किड्स। तो ये जो इनके इश्यूज़ हैं ना वो 1-2 साल में इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि ये अपनी एज से जल्दी ग्रूम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स इस जनरेशन के माइंडसेट को समझना शुरू करें कि जितना ज़्यादा बच्चा पॉजिटिवली चीज़ों को समझ रहा है, नेगेटिवली भी उतनी बिहेवियर के इश्यूज आ सकते हैं। सो जो स्पीड है ना बच्चे की, जो ग्रोथ की स्पीड है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स कंपैरिजन बहुत करते हैं कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल के बच्चे के तो हमने इश्यूज़ ही नहीं सुने थे, लेकिन 2.5-3 साल में इश्यूज़ इसलिए रिपोर्ट हो रहे हैं। अब आप 4 साल के बच्चे को देखें, सब कुछ पता है उसको, एवरी सिंगल थिंग उसको आप एकेडमिक के हवाले से पूछे, ही नोज एवरीथिंग, राइट। उसकी यही वजह है कि बच्चे स्मार्ट हैं। तो हाईली जो हाई IQ होता है बच्चे का EQ उतना ही डिस्टर्ब्ड होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। क्या करें? अंडरस्टैंड करने की जरूरत यह है कि इमोशन की हैंडलिंग पे वर्क करें ना। जैसे हम ये जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, थेरेपी कराएं अपनी? नहीं, जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, थेरेपी या ट्रेनिंग लें, पेरेंटिंग ट्रेनिंग लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके ऊपर इतनी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, इतने प्रोग्राम, जैसे ये प्रोग्राम है, इतने प्रोग्राम्स इस पे बन रहे हैं। पहले उस इशू को अंडरस्टैंड करें और फिर अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हैं तो फिर आप ट्रेनिंग लें, क्योंकि ये पेरेंटिंग इतना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच। वजिया साथ मौजूद थी, बड़ा अहम मौजूद जिस पर हम बात कर रहे थे।